सोचिए, आप मॉस्को में रहते हैं, है ना? अब वे साल जो आपने रूसी शानो शौकत में बिताए हैं। पुतिन ने कहा था कि आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, कोई भी रूसी राजधानी पर हमला नहीं कर सकता था। पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध शुरू कर आपको भरोसा दिलाया कि मॉस्को अछूता रहेगा। यूक्रेन ऐसा नहीं कर सकता था। समय बदल गया है। यूक्रेन ने फिर मॉस्को पर हमला किया है। पुतिन राजधानी की रक्षा नहीं कर पा रहे क्योंकि ड्रोन उड़ रहे हैं और बम गिर रहे हैं और अभेद्य मानी जाने वाली वायु रक्षा प्रणालियों में अब कई छेद हो गए हैं। हम नोगिन्स्क शहर की ओर बढ़ते हैं। क्रेमलिन से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित यह शहर साधारण सा लगता है, थोड़ा उबाऊ, लेकिन नोगिन्स्क में छिपा तेल भंडारण केंद्र राजधानी की सेवा करता है, जिससे यह यूक्रेन के लिए निशाना बनता है। और सचमुच यूक्रेन ने उस निशाने को बिल्कुल बीचों बीच लगा दिया। 18 जुलाई को खबर आई कि यूक्रेन के ड्रोन ने नोगिन्स्क तेल डिपो पर सीधे वार किए। रूस इस हमले को छुपा नहीं पाया, वो छुपा भी नहीं सकता था। मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रेई वोरोबियोव ने पुष्टि की कि रूस का मुख्य क्षेत्र यूक्रेन के ड्रोन हमले की चपेट में आया। ये रूस की आम रणनीति के उलट है, जिसमें वो दिखाता है कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन वीडियो देखने पर वजह समझ आएगी। जहां धुआं है वहां आग होती है, और नोगिन्स्क के तेल डिपो से बहुत ज्यादा धुआं उठ रहा है। आस्ट्रा और जेलानोवा प्लस, जो रूस के अंदर स्वतंत्र रिपोर्टिंग के केंद्र हैं और यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद की हकीकत उजागर करते हैं, ने घटनास्थल से वीडियो और तस्वीरें साझा की हैं। 18 जुलाई की सुबह चश्मदीदों ने आग और धमाकों का वीडियो प्रकाशित किया। आस्ट्रा के एक OSINT विश्लेषक ने निर्धारित किया कि जिस सुविधा में आग लगी है वह मॉस्को क्षेत्र में स्थित नोगिन्स्क ऑयल डिपो है, ऐसा आस्ट्रा ने घोषणा की। जैसे ही उसने डिपो से उठते हुए धुएं के विशाल गुबार का वीडियो साझा किया, साथ ही एक जियो लोकेटेड छवि भी दिखाई, जिसमें ठीक ठीक दिखाया गया कि यूक्रेन ने क्या निशाना बनाया। जेलानोवा प्लस ने इसे थोड़ा ज्यादा संक्षेप में कहा। आउटलेट ने बताया कि नोगिन्स्क तेल भंडारण में आग लगी है और 3 वीडियो साझा किए जिनमें धुआं व लपटें आसमान तक दिख रही हैं। छोटे शहर में ये लोगों से नहीं छुप सकता। नोगिन्स्क में रहने वाला हर कोई ड्रोन की भनभनाहट सुन चुका होगा, रूसी वायु रक्षा प्रणाली को असफल होते देख चुका होगा, और अगर वे शहर के तेल डिपो के पास जाने की हिम्मत करे तो लपटों की गर्मी भी महसूस कर सकते हैं। यूक्रेन ने रूस पर अपनी इस ताजा जीत को प्रचारित करने में कोई झिझक नहीं दिखाई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने फेसबुक पर एक रील साझा की जिसमें धुएं के और भी ज्यादा दृश्य दिखाए गए। साथ ही यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए गए ड्रोन के कुछ वीडियो भी थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि आज हमारे लंबी दूरी के हमलों ने रूस के 3 क्षेत्रों, हमारी अस्थायी रूप से कब्जे वाली जमीन और समुद्र में असर दिखाया। उन्होंने हमें संकेत दिया। यूक्रेन ने नोगिन्स्क पर ही हमला नहीं किया था। यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर आमतौर पर एक ही लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते। अन्य सुविधाएं भी जल चुकी है, जिनमें से एक पुतिन और उनके साथियों के लिए असहज रूप से क्रेमलिन के बहुत करीब थी। हम बाकी सुविधाओं पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन नोगिन्स्क ऑयल डिपो कई कारणों से मुख्य लक्ष्य था। यूनाइटेड 24 मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नोगिन्स्क में 24 ईंधन भंडारण टैंक है, जिनकी 11,500 क्यूबिक मीटर है। डीजल, पेट्रोल और केरोसिन जैसे ईंधन मॉस्को के व्यापारियों व सप्लायर्स के लिए डिलीवरी से पहले संग्रहित किए जाते हैं। तो आपने सही समझा, यूक्रेन ने अभी एक और हमला किया है, जिससे रूस का ईंधन संकट पहले से भी ज्यादा खराब हो गया है। नोगिन्स्क में आग से मॉस्को भर में वाहनों के ईंधन टैंक खाली हो जाएंगे। यूक्रेन फिर से पुतिन के लोगों को दिखा रहा है कि वे पूरे रूस के सबसे अहम शहर की भी रक्षा नहीं कर सकते। पुतिन रूस के सबसे अहम लॉजिस्टिक हबों में से एक की भी रक्षा नहीं कर सकते। जब नोगिन्स्क डिपो जल रहा था, यूक्रेन की नजर शायद इससे भी बड़े इनाम पर थी। वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस मॉस्को के पास है। इलेक्ट्रोस्टाल शहर में स्थित ये विशाल 1,88,000 वर्ग मीटर की सुविधा रूस के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर्स में से एक की है, जो एक विशाल ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस चलाता है। ये कुछ हद तक अमेज़न जैसा है, लेकिन पूरे रूस में फैला है। हम जानते हैं कि वाइल्ड बेरीज का उपयोग नागरिक और सैन्य
दोनों उद्देश्यों के लिए होता है। एस्ट्रा रिपोर्ट के अनुसार यह रिटेलर ड्रोन ट्यूनिंग टूल्स और अन्य सैन्य उपकरण उपलब्ध कराता है। साथ ही उपभोक्ता उत्पाद भी बेचता है जो पूरे रूस में बेचे जाते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे नोगिन्स्क ऑयल डिपो यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद जल रहा है। वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस से उठता धुआं नोगिन्स्क के धुएं से ज्यादा घना है, जिससे लगता है यूक्रेन ने मॉस्को ओब्लास्ट के इस वेयरहाउस का बड़ा हिस्सा तबाह किया है। इस समय कुल नुकसान का आकलन हो रहा है। हालांकि यूरोमाइदान प्रेस का कहना है कि कुछ अनुमानों के मुताबिक कि वाइल्ड बेरीज में इस समय लगभग 1.3 अरब डॉलर की माल जल रही है। ये लंबी दूरी के ड्रोन के लिए बुरा सौदा नहीं है, जिनकी कीमत इससे बहुत कम है। ये आंकड़े रूसी निगरानी चैनलों से हैं। यूरोमाइदान प्रेस रिपोर्ट करता है यूक्रेन का आकलन शायद इससे ज्यादा नुकसान दिखा सके। हमें पता है वाइल्ड बेरीज सैन्य उपकरण बेचता है, लेकिन सवाल है कि यही साइट क्यों? यूक्रेन ने वाइल्ड बेरीज के गोदाम पर हमला उसकी लोकेशन के कारण किया। इलेक्ट्रोस्ताल मॉस्को से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है, तो उस शहर में हमला करना यूक्रेन का वही संदेश दोहराता है जो वो रूस को जबरदस्ती समझाना चाहता है कि मॉस्को की हवाई सुरक्षा शहर की रक्षा करने में पूरी तरह नाकाम हो रही है। इस हमले में बदले का भी एक पहलू है। रूस के यूक्रेन के खिलाफ लंबी दूरी के अभियान के कम रिपोर्ट किए गए पहलुओं में से एक यह है कि रूस ने बार बार ऐसे ही प्रकार की सुविधाओं को निशाना बनाया है जो यूक्रेनी सेना और जनता की सेवा करती है। यूक्रेन के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर नोवोपोस्ट को जब से पुतिन ने यह युद्ध शुरू किया, तब से रूसी ड्रोन और मिसाइलों ने बार बार निशाना बनाया है। यूक्रेन के प्रमुख डाक और लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर नोवोपोस्ट के पूरे देश में गोदाम हैं। अक्टूबर 2023 में रूसी मिसाइल ने खार्किव ओब्लास्ट के क्रोटिच में नोवोपोस्ट टर्मिनल को निशाना बनाया। उस मिसाइल हमले में 6 कर्मचारी मारे गए, 17 घायल हुए और सैकड़ों पैकेज नष्ट हो गए। 2026 के मध्य तक रूस ने नोवोपोस्ट को नियमित लक्ष्य बना लिया है। 2 जुलाई को रूसी शाहेद ड्रोन ने जापोरिजिया के सॉर्टिंग सेंटर पर हमला किया। अगले दिन रूसी ड्रोन ने डिप्रो के एक सॉर्टिंग सेंटर को निशाना बनाया और हमले लगातार जारी है। 5 जुलाई को कीव के नोवोपोस्ट टर्मिनल और फिर क्रीवी रीह के एक टर्मिनल पर हमला हुआ। रूस ने नोवोपोस्ट की शाखाओं को भी निशाना बनाया, जैसे जुलाई की शुरुआत में चेरनिहिव और 16 जुलाई को क्रेमेनचुक में किया था। रूस नागरिक लॉजिस्टिक्स को बाधित करना वैध युद्ध रणनीति मानता है। रूस के लिए जो जायज है वही यूक्रेन के लिए भी जायज है। वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस में आग से पुतिन को दिखा कि यूक्रेन की सबसे बड़ी डिलीवरी कंपनियों में से एक को पंगु करने की कोशिश का जवाब भी आग से दिया जा सकता है। हमने अभी अभी देखा है कि मॉस्को की वायु रक्षा प्रणाली यूक्रेन के ड्रोन के खिलाफ कुछ भी करने में पूरी तरह से विफल रही है। इस समस्या के पीछे एक और वजह है। ये रक्षा प्रणालियां पहले भी विफल हो चुकी है। मॉस्को अब यूक्रेन का नियमित निशाना है। ये हालिया हमले उन अन्य हमलों के बाद आए हैं जो दिखाते हैं कि रूस का सबसे महत्वपूर्ण शहर कितना असुरक्षित हो गया है। मई में यूक्रेन ने रूस पर अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक किया, जिसमें एक हफ्ते तक मॉस्को के कई अहम ठिकानों, रिफाइनरी समेत को निशाना बनाया गया, जो शहर के ईंधन का बड़ा हिस्सा बनाती है। 1 महीने बाद रिफाइनरी पर फिर हमला हुआ और आग इतनी तेज थी कि मॉस्को में लोगों ने सड़कों पर काली बारिश की शिकायत की। 2026 में मॉस्को के लोगों के लिए यह नई हकीकत है। उन्हें रूस के सबसे सुरक्षित लोग माना जाता था। वे यूक्रेन से उतने दूर नहीं थे जितने साइबेरिया या रूस के दूर इलाकों में लोग, लेकिन वे मॉस्को में थे, जो रूसी ताज का गहना है और इतनी मजबूत वायु रक्षा से घिरा था कि वहां एक मक्खी भी नहीं जा सकती थी। पुतिन ने भरोसा दिलाया था कि वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अब यह भ्रम टूट गया है। ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन के और ड्रोन के सीधे वार के बाद मॉस्को की तेल रिफाइनरियां, डिपो और गोदाम जल उठे। मॉस्को अब सुरक्षित नहीं बल्कि निशाना बन गया है। समझने के लिए कि ये क्यों मायने रखता है, हमें मॉस्को की वायु रक्षा के मिथक को समझना होगा और जानना होगा कि पुतिन की रूस की राजधानी बचाने की कोशिश क्यों असफल होती है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये है द मिलिट्री शो,
अगर आप ऐसी ही जानकारी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते इसी तरह से सब कुछ विस्तार से समझाते हैं। तो मॉस्को की वायु रक्षा हुआ क्या? यही सवाल लाखों मॉस्को वासियों के दिमाग में गूंज रहा होगा जब वे अपने शहर और उसके आसपास की महत्वपूर्ण सुविधाओं में आग लगने की एक और रिपोर्ट देखेंगे। इस सवाल में अविश्वास स्वाभाविक है, क्योंकि मॉस्को को कई स्तरों की वायु रक्षा से सुरक्षित माना जाता है जो ऐसी घटनाओं को रोकती है। इन सुरक्षा पर्दों के लिए एक नाम भी है, आयरन रिंग। मॉस्को हमेशा अच्छी तरह सुरक्षित रहा है, लेकिन मई 2025 से ही रूस ने सेंट्रल रिंग रोड और कंक्रीट की रिंग के साथ नई वायु रक्षा चौकियां स्थापित कर इन प्रणालियों को और मजबूत किया। वे सुरक्षा व्यवस्थाएं मॉस्को से लगभग 50 किलोमीटर दूर थी और विडंबना यह है कि यह वही दूरी है जितनी दूर यूक्रेन ने 18 जुलाई को जिन ठिकानों पर हमला किया था वे शहर से थे। एक साल बाद रूस अब भी आयरन रिंग मजबूत कर रहा था, खासकर उस विजय दिवस परेड से पहले जिसमें उसने अपने सैन्य उपकरण नहीं दिखाए। डर था कि यूक्रेन हमला कर सकता है। कीव पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि रूस की राजधानी के चारों ओर दर्जनों वायु रक्षा टावर बनाए जा रहे हैं, कुल मिलाकर 43, और ये सभी पिछले 12 महीनों के दौरान बनाए गए थे। एक आम पर्यवेक्षक के लिए मॉस्को की एक ऐसे किले के रूप में प्रतिष्ठा जो आसमान से आने वाली किसी भी चीज से रक्षा कर सकता है, पूरी तरह से जायज लगती थी। अब हम देख रहे हैं हकीकत काफी अलग है। पिछले हफ्तों में मॉस्को के पास रूस की वायु रक्षा की बेबसी दिखी है। रिपोर्टों के अनुसार रूस ने अपनी राजधानी की रक्षा के लिए वायु रक्षा प्रणालियां मोर्चे से हटा ली है। ये ताकत का प्रदर्शन नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि रूस की वायु रक्षा यूक्रेन के ड्रोन के खिलाफ कमजोर है और क्रेमलिन के पास वही रणनीति है जो यूक्रेनी युद्ध क्षेत्र में अपनाई जाती है, गुणवत्ता से ज्यादा मात्रा। 24 जून को कीव इंडिपेंडेंट ने बताया कि रूस ने यूक्रेनी ड्रोन हमलों के डर से मॉस्को और केर्च ब्रिज, क्रीमिया पर वायु रक्षा प्रणालियां फिर से तैनात की हैं। यह दावा ज़ेलेंस्की ने किया था, बाद की रिपोर्ट्स ने उन्हें सही साबित किया। 15 जुलाई को कीव पोस्ट ने बताया कि रूस के अहम आर्कटिक ठिकानों जैसे रोगाचेवो और सेवरोडविंस्क की वायु रक्षा प्रणालियां रहस्यमय रूप से गायब हो गई है। S-300 और S-400 वायु रक्षा प्रणालियां वहां थी, जिनमें से कई मॉस्को भेजी गई। 19 जुलाई को डिफेंस एक्सप्रेस ने बताया कि रूस ने सेवमाश और ज्वेज़दोचका शिपयार्ड से S-300 और S-400 सिस्टम हटा दिए, जबकि सेवमाश रूस का एकमात्र परमाणु पनडुब्बी बनाने वाला शिपयार्ड है। ज्वेज़दोचका रूस के उन गिने चुने शिपयार्ड्स में है जो परमाणु चालित रूसी युद्धपोतों की मरम्मत कर सकते हैं। कुल मिलाकर 28 लॉन्चर हटाए गए, जिनमें से कुछ को क्रीमिया में और कुछ को मॉस्को में फिर से तैनात किया गया। ये हमें सिर्फ डर दिखाता है, वो भी बहुत ज्यादा। रूस स्पष्ट रूप से एक वायु रक्षा संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन और भी ताकतवर हो रहे हैं और क्रेमलिन इस सच्चाई से जूझ रहा है कि रूस इतना बड़ा है कि उसकी पूरी तरह रक्षा नहीं की जा सकती। अब मॉस्को और क्रीमिया प्राथमिकता बन गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को कमजोर करना पड़ रहा है ताकि राजधानी शहर की रक्षा की जा सके, जिसके बारे में पुतिन ने हमेशा वादा किया था कि उनके शुरू किए गए युद्ध की चपेट में वो कभी नहीं आएगा। इन हताश प्रयासों का कोई असर नहीं हुआ। क्यों? रूस की कुछ समस्याएं सामने आई हैं जो 19 जून की मेदूजा रिपोर्ट में उजागर हुई। यूक्रेन के ड्रोन की संख्या एक बड़ी समस्या है। 2026 में यूक्रेन रूस पर हर हमले में सैकड़ों ड्रोन भेज रहा है, ना कि कुछ दर्जन। इस मामले में मात्रा महत्वपूर्ण है। अधिक ड्रोन रूसी वायु रक्षा पर ज्यादा दबाव डालते हैं। वे प्रणालियां 100 ड्रोन गिरा सकती है, लेकिन 5-6 ड्रोन बचकर लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मेदूजा यह भी बताता है कि रूस की सीमा क्षेत्रों में किसी भी तरह की ड्रोन डिटेक्शन प्रणाली नहीं है। साथ ही एक केंद्रीकृत प्रणाली की भी कमी है जो उन क्षेत्रों के बीच जानकारी साझा करने की अनुमति देती है जिन्हें निशाना बनाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यूक्रेन रूस की सीमा सुरक्षा को पार कर सकता है और मॉस्को को तब तक पता ही नहीं चलता कि यूक्रेन के ड्रोन उसकी ओर आ रहे हैं, जब तक कि शहर के चारों ओर लगे एयर डिफेंस रडार उन्हें पकड़ नहीं लेते। इसके बाद हर प्रतिक्रिया घबराहट में होती है। मॉस्को तैयारी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास जानकारी नहीं होती। अंत में सुरक्षा प्रणालियां भी हैं। हमने पहले S-300 और S-400 का जिक्र किया था। ये रूस की अधिकांश वायु रक्षा प्रणालियां मिसाइलों व विमानों से निपटने के लिए बनी हैं।
ड्रोन अलग होते हैं, ये छोटे होते हैं और रूस की ज़्यादातर वायु रक्षा प्रणालियों के लक्ष्यों की तुलना में नीचे उड़ते हैं, जिसका मतलब है कि वे सुरक्षा प्रणालियां या तो यूक्रेन के ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाती या फिर जब ड्रोन का पता चल भी जाता है तब भी उन्हें मार नहीं पाती। नीचे उड़ने वाले ड्रोन गलत फायरिंग की आशंका भी पैदा करते हैं। वायु रक्षा मिसाइल जो किसी विमान को मारने के लिए दसों किलोमीटर ऊपर तक जाती है, उसके लिए जमीन के पास लक्ष्य को मारना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक मिसाइल जो ड्रोन पर हमला कर रही है, जो जमीन से सिर्फ कुछ किलोमीटर ऊपर है, वो एक अलग बात है। संक्षेप में, रूस के लिए ड्रोन से निपटने में ज्यादा होना बेहतर होने का मतलब नहीं है। आयरन रिंग बनाना मायने नहीं रखता। वो रिंग उन ड्रोन से निपटने के लिए डिजाइन नहीं की गई है जो यूक्रेन भेज रहा है। हम देखते हैं कि ड्रोन अभी भी क्रेमलिन से कुछ दर्जन किलोमीटर दूर लक्ष्यों पर हमला करते हैं। अब हमें लग रहा है कि हम यहाँ कुछ भूल रहे हैं। बिल्कुल, ज़ेलेंस्की की उन टिप्पणियों को याद कीजिए जो उन्होंने यूक्रेन के हालिया हमलों में निशाना बनाए गए लक्ष्यों के बारे में कही थी। उन्होंने कहा था वहां 3 लक्ष्य थे। हमने आपको उनमें से 2 के बारे में बताया है। तीसरा लक्ष्य मॉस्को में नहीं था, जिससे यूक्रेन का डीप स्ट्राइक अभियान कितना असरदार है यह दिखता है। यह एक ही रात में पूरे रूस पर हमला कर सकता है, राजधानी और कई किलोमीटर दूर के लक्ष्यों को बेहद समन्वित हमलों में निशाना बना सकता है। यूक्रेन का तीसरा लक्ष्य स्तावरोपोल क्राय में था, जहां यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने 3 तेल डिपो पर हमला किया और फिर यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने उसी क्षेत्र में एक और ईंधन सुविधा पर हमला किया। स्तावरोपोल क्राय मॉस्को के पास नहीं, बल्कि रूस की राजधानी से करीब 1300 किलोमीटर दूर है, जो यूक्रेन के ड्रोन हमलों की व्यापकता दिखाता है। इस क्षेत्र में व्याजनिकी गांव और उत्तरी स्तावरोपोल में आग की घटनाएं दर्ज हुई। हमने यूक्रेन द्वारा रूसी ईंधन को निशाना बनाने का पहले भी जिक्र किया था। यह एक और उदाहरण है। रूस में कहीं भी हो, आप पेट्रोल डीजल गाड़ी में भरने के बजाय जलते देख रहे हैं। ये दर्द रूस में वैसे ही लौटा है जैसा पुतिन ने कभी न होने का वादा किया था। इसी के साथ हम वीडियो के अंतिम बिंदु पर पहुंचते हैं। पुतिन अब रूस या उसकी राजधानी की रक्षा नहीं कर सकते और उन्हें ये पता है। हमने रूस के तथाकथित महान रक्षक को यह स्वीकारते देखा है कि रूस यूक्रेन को मॉस्को या अन्य क्षेत्रों पर हमले से नहीं रोक सकता। 2026 विजय दिवस परेड में सैन्य उपकरण न दिखाने का निर्णय स्वीकारोक्ति था। उस उपकरण को बाहर न लाने का एकमात्र कारण रूस का यूक्रेन के ड्रोन से डरना था। ये डर दिखाता है कि क्रेमलिन मॉस्को की वायु रक्षा प्रणाली पर कितना भरोसा करता है। जैसे जैसे ईंधन संकट रूस में फैल रहा है, पुतिन को भी एक दुर्लभ सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के लिए मजबूर होना पड़ा है कि शायद, बस शायद, तेजी से खाली हो रहे पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें इस बात का संकेत हो सकती है कि यूक्रेन को उतनी ही सफलता मिल रही है जितनी पुतिन ने कभी सोची भी नहीं थी। रूस के नेता कभी भी ये स्वीकारोक्तियां नहीं करना चाहते थे। ये वो आदमी है जो अपने लोगों से, खासकर मॉस्को में रहने वालों से, उस युद्ध की सच्चाई को जितना हो सके छुपाने की कोशिश करता है जिसे उसने खुद शुरू किया था। लेकिन जमीन की आग, आसमान का धुआं और खाली पेट्रोल पंप छुपाए नहीं जा सकते। पुतिन ने अपना नियंत्रण खो दिया है, वह इसे जानते हैं और वह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रूसी लोग इस बात को समझ न पाएं। लेकिन लोग संकेत देख रहे हैं। पुतिन अब मॉस्को या रूस के लोगों को नहीं समझा सकते कि यह युद्ध उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। वे यूक्रेन के ड्रोन रोज सिर के ऊपर से गुजरते देखते हैं। अटलांटिक काउंसिल ने जून में सेंट पीटर्सबर्ग पर यूक्रेनी हमलों की ओर इशारा किया, जिन्हें सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के लिए शहर में हजारों लोगों, जिनमें कई लोग विदेशों से आए थे, के आगमन के साथ मेल खाने के लिए समयबद्ध किया गया था। उन हमलों ने रूस के अंदर यह बहस छेड़ दी कि क्या देश की वायु रक्षा प्रणाली अपने मकसद के लिए उपयुक्त है या नहीं। अब मॉस्को ओब्लास्ट में ज्यादा ठिकानों पर हमले होने से बहसें तेज हो गई हैं और जो लोग रूस की वायु रक्षा प्रणाली के बारे में सवाल करते हैं, वे जिस साफ जवाब तक नहीं पहुंचेंगे वो ये है कि नहीं, ये रक्षा प्रणाली पर्याप्त अच्छी नहीं है। स्थिति अब नहीं सुधरेगी, भले ही पुतिन मोर्चे से प्रणालियां या रडार हटा ले। अब खुद को एक मॉस्को वासी की जगह रखकर सोचिए। आपने अभी अभी खबर देखी है कि आपके शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर एक बार फिर यूक्रेनी हमले हुए हैं। आप जानते हैं रूस में ईंधन संकट है। पुतिन ने भी इसे स्वीकार किया है। अगर आप शहर के बाहर हैं तो हाल ही में हमले के बाद तेल डिपो या वेयरहाउस से उठता धुआं देख सकते हैं। अगर आप नहीं भी देख सकते तो आपके वाइल्डबेरीज अकाउंट पर जो नोटिफिकेशन आया है कि आपकी डिलीवरी अनपेक्षित रूप से देर हो जाएगी, वो इस बात का संकेत है
कि कुछ बुरा हो रहा है। इस पल में आप पुतिन के बारे में क्या सोच रहे होंगे? शायद यही कि जिस नेता ने आपके शहर की सुरक्षा का वादा किया था और उसमें नाकाम रहा, अब उसे रूस को यूक्रेन से बाहर निकाल लेना चाहिए। यूक्रेन चाहता है कि इतने रूसी लोग वैसा महसूस करें कि पुतिन उन्हें अनदेखा न कर सके। और अब जब मॉस्को पर खुलेआम हमला किया जा सकता है, तो यूक्रेन जिस जन असंतोष की लहर पैदा करने की कोशिश कर रहा है, वो पुतिन की महत्वाकांक्षाओं को आपकी सोच से भी जल्दी बहा सकती है। आखिरकार ऐसा नहीं है कि पुतिन और उनके साथी मॉस्को में जलती हुई इमारतों के जवाब में जमीन पर किसी बड़ी सफलता का ढिंढोरा पीट सकते हैं। 2026 में हताहतों की संख्या अब तक सबसे ज्यादा है। पुतिन ने सैनिकों की खराब हालत के चलते डोनेट्स्क कब्जे की समय सीमा फिर टाल दी। AI ड्रोन के चलते बजट घाटा बढ़ा है और यूक्रेन के लंबी दूरी के हमले भी मजबूत हुए हैं, जिससे रूसी राष्ट्रपति की स्थिति और खराब हो रही है। इस बारे में सब कुछ जानने के लिए हमारा वीडियो देखें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आपको द मिलिट्री शो के और वीडियो आपके फीड में मिले। और देखने के लिए धन्यवाद।